तो हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ हर जगह, चाहे आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, चाहे आप ऐप पे मुझे देख रहे हैं, जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। आपने नंबर सिस्टम में जितने भी बेसिक थे वो मैंने पिछली 2 क्लासों में बताए, बट अभी भी नंबर सिस्टम के बेसिक ख़त्म नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे सवाल जिन पे कंट्रोवर्सी होती है कि ये सवाल सही पूछा गया है, गलत पूछा गया है, टेक्निकल रॉन्ग है, टेक्निकल करेक्ट है। जैसे कि इस बार के मेंस में भी 2 सवाल पूछे गए कि प्रथम 92 संख्याओं का औसत बताओ। ऐसे सब सवालों में अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर सिस्टम का बेसिक्स आने चाहिए। ये वही बेसिक्स हैं जो आपको पूरे बचे हुए सारे चैप्टर्स में काम करेंगे। इस बार हम नंबर सिस्टम अलग तरीके से भी पढ़ रहे हैं। इस बार हम नंबर सिस्टम 6 क्लासेस में नहीं पढ़ रहे। पहली बार हम नंबर सिस्टम को 10 क्लासेस तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। तो मज़ा आएगा बहुत आज की क्लास में और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस इजाज़त दीजिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और जितनी भी बातें हमने बताई थी आपको वो सब चीज़ें जानेंगे। तो शुरू की जाए क्लास आज की, इजाज़त दीजिए। गोल हमारे साथ हैं और प्रियांशु तिवारी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। चिराग भाई मैथ्स के टीचर सामने हैं और तुम पूछ रहे हो। ब्लैक पैंथर पाल हमारे साथ है। सर हम लोग आपस में भी बात कर पा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में तो किसी से भी बात नहीं कर पा रहे। सर का वेट कैसे करते हैं, मैं तो यूट्यूब पर आ गया। पंकज कुमार हमारे साथ है। तिवारी कह रहे हैं जी मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ख़राब रहा है। कोई नहीं तिवारी, ये ज़िंदगी है और यहाँ कभी एक्सपीरियंस ख़राब रहेंगे, कभी अच्छे रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं उसका हल्का सा रिकैप करूँगा अभी तक। जैसे हमने पढ़ा था, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम है वो नंबर सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। हमने कहा बट हमें गणित के अंदर जो पढ़ना है वो एक पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति, जिसके अंदर हम 10 डिजिट यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उससे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। उस संख्या के अंदर हमसे पूछा जा सकता है कि इस अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है, इस अंक का अंकीय मान या जातीय मान, इस अंक का इथनिक वैल्यू क्या है, प्राइम वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ये सब हमसे पूछा जा सकता है, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। फिर हमने कहा कि बहुत सारे नंबर एक जगह जकड़े हुए पड़े थे, जिसको हमने कहा कि ये सब मिश्र संख्या है, सब कुछ मिक्स है, क्यों ना चलिए इसे अलग अलग करते हैं। इसी चीज़ को हमने नाम दिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। इनको 2 भागों में हम बांटेंगे, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। फिर हमने कहा रियल नंबर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, डेसिमल नंबर और इंटीजर। ये हमने बताया कि डेसिमल नंबर और इंटीजर में पूरे रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को बांट देंगे। इंटीजर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक जाएगा। यानी कल को अगर कोई पूछ ले मुझसे सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो मैं नहीं बता सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कोई मुझसे पूछ ले सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो मैं नहीं बता सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये बात आ रही है समझ? मैंने कहा डेसिमल नंबर, तो आपने कहा डेसिमल अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार तो 0.5 और वहीं रुक गया, कई बार 0.1111 चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। फिर कई बार ऐसा है 2 3 4 6 4 3 7 9 2 1, खत्म ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा था कि कुछ डेसिमल को हम खत्म कर पाएंगे और कुछ को नहीं कर पाएंगे, यानी जो रिपीटिंग होंगे उनको हम टर्मिनेट कर पाएंगे और जो नॉन रिपीटिंग होंगे उनको हम टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इतनी सी बात हमने बताई थी। फिर हमने डेसिमल का टाइप भी बताया कि 2 टाइप के डेसिमल हैं, एक रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आई थी रियल नंबर की, तो हमने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दोबारा हमने पूछा था आपसे। एक बच्चा बार बार एक ही कमेंट लिख रहा है, सुरेंद्र नेहरा सर सीजीएल तक कोर्स हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगले वीक से आपकी 3 घंटे क्लासेस चलेगी, सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन में तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन में कर रहे हैं, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि रियल नंबर है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इनके 2 पार्ट हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर।
ठीक है, पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं कि या तो वो हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या इंटीजर, यानी जो इंटीजर हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। 5 है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही इतनी है कि दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं। तो अब मैं 0.5 को भी 5/10 लिख सकता हूँ, इसलिए वो भी रेशनल है। 0.111111 चला जा रहा है, मैं इसको 0.1 पे बार लगा के 1/9 लिख सकता हूँ, ये भी रेशनल नंबर है। और 6 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 6/1 लिखा जा सकता है। 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1, 2 कुछ भी लिखा जा सकता है। इसीलिए हमने कहा कि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आ गया यानी PYQ आ गया और इंटीजर भी आ गया। जो ये डेसिमल थे रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये ऑल आर फ्रैक्शन है क्योंकि इन्हें हम PYQ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं डेसिमल को क्या कहा गया? फ्रैक्शन कहा गया। फिर हमने इंटीजर का क्लासिफिकेशन बताया, तो हमने कहा नेगेटिव इंटीजर होते हैं, फिर पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो है, यानी जीरो भी एक इंटीजर है। ये हमें पता चला, जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। जब आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हो तो आप कहते हो कि जी पॉजिटिव में नेचुरल नंबर भी होता है। नेचुरल नंबर भी क्या है? पॉजिटिव है। बात आ रही है समझ? नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक है नेचुरल नंबर। लेकिन जब आप पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिला देते हैं, पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिला देते हैं, तो ये बन जाता है होल नंबर। यानी कोई पूछे हमसे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, कोई हमसे पूछे सबसे छोटा होल नंबर 0 है, क्योंकि जब होल नंबर की बात आती है तो शुरुआत 0 से होती है। ये बात हमने बताई थी। अब हम इंटीजर का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ना चाह रहे हैं। हमने पिछला यहाँ तक पढ़ा था, अब हम आगे जो पढ़ना चाह रहे हैं आज वो ये है कि इंटीजर का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको। आपने देखा है कि इंटीजर क्या होते हैं, ये सब इंटीजर हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये सब क्या है? इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी है, इसमें जीरो भी है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है, आपने कहा जी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक। इस पे सवाल आता है, इस बार भी आया है पेपर में सवाल, मेंस में भी आया है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर बताइए। 92 इवन नंबर, 93 इवन नंबर। तो ये आपको सीखना है कि इवन नंबर इंटीजर में दो होते हैं, एक इवन इंटीजर होता है और एक ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर को हिंदी में कहते हैं सम पूर्णांक, ऑड इंटीजर को हिंदी में कहते हैं विषम पूर्णांक। आपको एक बात समझनी है मित्र कि इवन नंबर की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि कोई भी दुनिया की ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, कोई भी दुनिया की ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, वो सब क्या है? वो इवन नंबर है। विधि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, आपकी बहुत याद आ रही थी, सच में बस आपकी वजह से आई हूँ। अरे जी जी विधि, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तो मैंने कहा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या है? नंबर डिविजिबल बाई 2। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाज्य, उन सबको कहते हैं इवन इंटीजर। उन सबको क्या कहते हैं? इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या है? विषम पूर्णांक, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो सब ऑड इंटीजर है। अब आप ही बताइए कि 0 2 से विभाज्य है या नहीं है? 0 2 से विभाज्य है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ 0 2 से विभाज्य है। तो जितनी भी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं वो सब इवन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 0 तो 3 से भी विभाज्य है, तो ऑड क्यों नहीं है? तो पहली बात तो ये कि ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है ही नहीं कि जो संख्या 3 से कट गई वो ऑड है। क्या ऐसा डेफिनेशन हमने बताया ऑड का? नहीं। और 3 से तो 6 भी कटता है। क्या इवन नंबर 3 से नहीं कटते? कटते हैं। 12 भी कटता है 3 से, 12 इवन नंबर है। तो ऑड नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि जो संख्या 3 से कट गई वो ऑड है, नहीं। जो 2 से नहीं कटी वो ऑड है। दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगी वो ऑड हैं, और जो 2 से कट गई वो इवन है। इसीलिए 0 किस में आता है? इवन में आता है। 0 एक इवन इंटीजर है, नीचे लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। 0 इज एन इवन इंटीजर, शून्य एक सम पूर्णांक है। 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है। सर जी योगेश लिख रहे हैं, एक टीचर ने नंबर सिस्टम 30+ क्लासेस में पढ़ाया, अब 10 में पढ़ा रहे हो। 10 में मैं तब पढ़ा रहा हूँ जब मैं नंबर सिस्टम के अंदर ही आपको सिंप्लीफिकेशन का आइडिया,
नंबर सिस्टम के अंदर ही मैं एपीजीपी का आइडिया, नंबर सिस्टम के अंदर ही मैं डिजिटल सम पढ़ा दूंगा। अदरवाइज नंबर सिस्टम में 6 क्लास मैक्सिमम काफ़ी हैं जो एसएससी पूछती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उतना काफ़ी है। फालतू का पढ़ के अपने दिमाग का स्पेस भरने की कतई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। ये अब आपको भी और हम सबको भी छोड़ना पड़ेगा कि मैथ्स का टीचर किसी भी बच्चे के सिलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं ले सकता या सिलेक्शन की क्रेडिट नहीं ले सकता। बेसिकली कैसे ले सकता है आप सोचिए, गणित का वेटेज इंग्लिश से भी कम है, तो लेना बहुत ही नाइंसाफी और बेईमानी होगी। आगे बढ़ते हैं। आरपी एसएससीएन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी का मुझे ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, भगवान ऐसे आरपी और क्रिएट करे। चलिए ये बात समझ आ गई इवन इंटीजर की। अच्छा, इवन इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी और समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आप इवन में इवन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। जब आप इवन में इवन जोड़ेंगे तो आपको इवन मिलेगा, जब आप ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो भी आपको इवन मिलेगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप इवन में ऑड जोड़ेंगे, अगर आप इवन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन की इवन से गुणा करेंगे तो इवन मिलेगा। ये सब बेसिक की बातें हैं जो शायद आपको पता भी होंगी। जब आप इवन की ऑड से गुणा करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड की ऑड से करेंगे तो ऑड मिलेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इवन और ऑड की जो आपको मालूम होनी चाहिए कि दो इवन संख्याओं का जोड़ इवन होता है, दो ऑड संख्याओं का जोड़ भी इवन होता है। एक इवन और एक ऑड संख्या का जोड़ है वो ऑड होगा। इवन की इवन से गुणा करेंगे तो इवन आएगा, ऑड की ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा, लेकिन अगर इवन की ऑड से करेंगे तो इवन आएगा। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो। बाकी जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें इस क्लास को शेयर भी कर दो, अच्छा लगेगा, बाकी लोग भी ये सब चीज़ें सीखेंगे, हमें भी मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, कैसे बने थे रियल नंबर, तो आप कहेंगे कि रेशनल नंबर समझ लीजिए। पहले रेशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ गया था। ये पूरा जो गोला है ये रेशनल नंबर का गोला है, देखते रहिए। ये जो पूरा गोला है ये रेशनल नंबर का गोला है। ये जो पूरा गोला है ये रेशनल नंबर का गोला है जो मैंने बनाया है। अब इस रेशनल नंबर के अंदर क्या है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो डेसिमल हैं या फ्रैक्शन है, तो वो तो इधर बच गए, फ्रैक्शन तो इधर रह गए भाई, फ्रैक्शन तो इधर रह गए। इस पार्ट पे क्या रह गया? फ्रैक्शन वाले रह गए, फ्रैक्शन वाले रह गए इस पार्ट पे। या हम ये भी कह सकते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल रह गए। ध्यान से सुनना, ये वाली बात से अब जितनी भी थ्योरी अभी तक पढ़ाई है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जब मैंने ऐसा रेशनल नंबर का गोला बनाया तो पता चला कि इस गोले में बस फ्रैक्शन और रिकरिंग रह गया, अदरवाइज सब कुछ आ गया। और वो जो सब कुछ आया है, जो बचा है, वो क्या है मित्र? वो ये इंटीजर है, इंटीजर। समझ गए? अब मैंने क्या किया, एक रेशनल नंबर का गोला बनाया। मुझे पता था रेशनल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक डेसिमल और एक इंटीजर, तो फ्रैक्शन और इंटीजर। तो मैंने फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल को छोड़ करके बाकी एक और गोला बना दिया जिसमें क्या है, सब कुछ इंटीजर है। अब जब आप इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को यहाँ छोड़ दिया मित्र, मैंने यहाँ नेगेटिव को छोड़ दिया। सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ नेगेटिव को छोड़ दिया नेगेटिव को इंटीजर में। तो आपने कहा नेगेटिव के बाद जो बचा वो सब कुछ 0 1 2 3 4 बच गया, तो मैंने उसका होल नंबर नाम दे दिया। समझ रहे? अब होल नंबर में सिर्फ एक 0 रह गया, तो मैंने 0 को यहाँ छोड़ दिया, 0 के लिए जगह बना दी और बाकी सबको नेचुरल नंबर में डाल दिया। किसको? 1 2 3। बोलो, ये वाली सर्किल की कहानी समझ आई?
ये वाली सर्किल की कहानी समझ आई। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी और मज़ा आएगा जब इन चीज़ों का इस्तेमाल सवालों में होगा। तो सर लाइफ में शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य यही होता है जब कोई आपके जीवन में आया और चला गया, तब आपको ऐसा लगता है कि लाइफ आपकी शून्य हो गई है। शरद भाई नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा शरद भाई। क्लियर है या नहीं मुझे बता दो। तो आपने कहा जी क्लियर है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के अंदर ये फ्रैक्शन है और ये रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है। ये अलग हटा दिया तो उसके बाद जो बच गया वो सब इंटीजर बच गया। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है, तो आपने कहा इंटीजर में ये नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव को क्या किया, अलग कर दिया और बाकी सबको एक साथ लिख दिया। अब ये होल नंबर है, होल नंबर में जीरो को हमने अलग किया और 1 2 3 इनफाइनाइट तक कर दिया और ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सब जो बन के तैयार हुआ, ये पूरा एक गोला अगर मैं इसको कहूँ तो मैंने ये रेशनल नंबर का बना दिया, पूरा एक गोला बना दिया। अगर मैं इस रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर और जोड़ दूं, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ नॉन रिकरिंग डेसिमल, भी इसी में आता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? तो आप कहेंगे रियल नंबर बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? रियल नंबर, ठीक है। तो बस ये गोला था जो समझने के लिए ज़रूरी था, ताकि अब हम सवाल कर पाए। यहाँ तक कोई डाउट है या कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। बोलो भाई। कान खोलो सर जी, एसएससी जेई रिजल्ट आज, बिल्कुल आज इस पे कान खुल जाएंगे। जो हम आज एक वीडियो डाल रहे हैं उसमें हम इसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरी बात, हुआ क्या एग्जैक्टली। बेले भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक किसी को पूछना है आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट है, ऐसा कोई भी सवाल जो आपको लगता है गणित का है, नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन का डाउट है, आपने किताब से पढ़ा है, किसी और शिक्षक से पढ़ा है, आपको पता करना है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ऐसा क्यों होता है, आप हर एक बात मुझसे पूछ सकते हैं, हर एक चीज का प्रूफ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम शुरुआत करें तो फिर से देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने शुरुआत की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर थे तो वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ें दोबारा से बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे इमेजिनरी को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे हमने इमेजिनरी छोड़ दिया तो फिर हम अंदर रियल नंबर में आ गए। रियल नंबर में क्या क्या आगे पार्टीशन है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कंस्ट्रक्टिवल लेंथ, एल्जेब्रिक नंबर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो बस ये बस दिखाने के लिए था, इसमें सच कुछ समझने के लिए नहीं है। जो पीछे ये अच्छे से बताया था यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये मैंने वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इमेजिनरी छोड़ दिया, बाकी सब अंदर आ गए, अंदर आ गए। फिर आपने कहा रियल नंबर आएगा अंदर, पूरे का नाम रियल नंबर। इस वाले का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है, ठीक है। इस वाले सर्किल का जो नाम होगा वो रियल नंबर होगा। मैं सर्किल पे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सर्किल है। अब सर्किल में इरेशनल अलग निकल गया तो बस ये बच गया। तो ये इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस सर्किल का नाम है रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में क्या हुआ, लिखा हुआ अभी है वहाँ। रेशनल नंबर में हमने क्या किया? फ्रैक्शन अलग छोड़ दिया। इसको मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ कि फ्रैक्शन हमने अलग छोड़ दिया। जब हमने फ्रैक्शन अलग छोड़ा तो अंदर जो बच गया उस सर्किल का नाम क्या है? इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर को मैं हमने नेगेटिव नंबर अलग छोड़ दिया तो इस सर्किल का नाम क्या आ गया? होल नंबर। होल नंबर में हमने जीरो को अलग छोड़ दिया तो बचा क्या? इस सर्किल का नाम नेचुरल नंबर। बस यही कहानी है, बार बार एक ही चीज बताइए। अब आप सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा। बार बार एक ही चीज बताइए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सवाल बताएं, अच्छा लगेगा हमें भी आपको भी। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने, एनटीपीसी CBT 1
मैं 2021-22 में ये सवाल पूछा गया। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास है इस सवाल को बताने के लिए है 15 सेकेंड। शाम को क्लास कितने बजे से होगा अगले वीक से पंकज पूछ रहे हैं। पंकज 4 बजे से होगा, 4 बजे से। देख लेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो टाइमिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर लेंगे, बट अभी तक 4 बजे डिसाइड किया। जी विधि। विधि जी, मेंस में आपका कितना स्कोर रहा? अरे पंकज भाई, बड़ी समस्या है आपको। गुरुदेव, 0 कैसे 2 से विभाज्य है, एक बच्चा पूछ रहा है। विभाज्य का मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं 15 को 5 से भाग कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बोलेंगे 3 मिलेगा। आपको मालूम है 3 क्यों मिल रहा है? क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है जिसको हम जिससे भाग कर रहे हैं, अगर उसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जब आप 18 को 9 से भाग करते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 9 से गुणा करूं तो 18 आ जाए, और वो संख्या है 2। 2 ही उत्तर आ जाता है। अब जब आप 0 को 2 से भाग कर रहे हैं तो अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाना है जिसको आप 2 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 0। यानी 0 को 2 से भाग करने पे 0 आ जाता है, कट जाता है पूरा का पूरा। समझ गए? ये भाग करने का मेथड है। अब आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सवाल ये था, ये मिटा देता हूं, बड़े ध्यान से समझना है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सम्मिश्र संख्या तो रियल और इमेजिनरी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो हम ये कहते हैं कि हर संख्या को मैं रियल में कर पाऊंगा? नहीं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये कहें कि हम रियल में व्यक्त कर देंगे तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक को नहीं कर सकते। मैं 3 कहूं तो 3 रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। बट 2 + 3 आयोटा, उसमें 2 रियल है, 3 आयोटा इमेजिनरी है, नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब आपने कहा कि प्रत्येक, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने पीछे चित्र बनाया उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। आप ही बताइए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ, सारे कॉम्प्लेक्स को कहाँ रियल बना पा रहे हैं? कुछ तो रह जा रहा है ना, ये हिस्सा तो रह जा रहा है। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं बना पा रहे। ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर है। ये कैसे संभव है, आप बताओ। नेचुरल नंबर ये है और इंटीजर ये है। तो नेचुरल नंबर तो छोटा है, इंटीजर बड़ा है। इंटीजर में तो खुद आता है नेचुरल नंबर, वो भी बहुत अंदर जाके। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर, क्या लिखा था, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। आप बताइए, क्या प्रत्येक इंटीजर है नेचुरल नंबर? नहीं। इनफैक्ट 0 भी नहीं है नेचुरल, जो कि इंटीजर का हिस्सा है। नेगेटिव नंबर भी नहीं है नेचुरल। हाँ, आप ये कहते हैं कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, तो ये बात सही हो जाती, ये बात सही हो जाती। बट आप कह रहे हैं एवरी इंटीजर। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इंटीजर तो 0 भी है, -2 भी है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप ही बताओ कि प्रत्येक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? रियल नंबर में तो इमेजिनरी आता ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स जैसी कोई बात ही नहीं हुई।
अगला है, अब वैसे भी आपको ऐसे सवालों में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। जैसे ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं ये बात तो सही है, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत है, डी गलत है, सी सही है। मैं फिर से बता रहा हूं कैसे, आप बताओ, पीछे देखो फिर से, क्या हर रियल नंबर इंटीजर है? इंटीजर तो कई अंदर जाके आ रहा है, रियल नंबर तो रेशनल भी है, लेकिन जो रेशनल है वो तो इंटीजर नहीं है, तो ये बात भी गलत है कि एवरी, जैसे कई बार हमें ये नहीं पता होता सही कौन सा है, लेकिन देखो पहला गलत पता चल गया, दूसरा गलत पता चल गया, चौथा गलत पता चल गया कि एवरी रियल नंबर इंटीजर नहीं। अगर ये पूछा जाता कि हर इंटीजर रियल नंबर है तो ये बात सही होती, बट हर रियल नंबर इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो 2/5 भी है, रियल नंबर तो 0.1111 भी है, रियल नंबर तो √3 भी है। क्या ये सब इंटीजर है? नहीं है। इन्होंने एक बात पूछी कि क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है, ये वो वाली बात है, अंदर वाला, जैसे मैं क्या कह रहा था, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हर रियल कॉम्प्लेक्स है, ये बात सही है, बट हर कॉम्प्लेक्स रियल होगा, ये बात सच नहीं। जो जिसके अंदर आ रहा है, अब ये बात क्लियर हुई कि जो जिसके अंदर आ रहा है, मैं कहूं प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रियल है, बात गलत है, प्रत्येक रियल कॉम्प्लेक्स है, ये बात सही है। मैं कहूं हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, बात सही है, हर इंटीजर नेचुरल नंबर है, बात सही नहीं है। तो वही चीजें इन्होंने कहा था, क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये बात सही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है रियल। अमित यादव, बता चुका हूं, आप एक ही कमेंट बार बार फिर क्यों कर रहे हैं, जब आपको मैं बता चुका हूं। तो आपको डाउट है तो आप पूछो कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बताइए, अच्छा सवाल है, ये सवाल बताइए। बड़ा गलत है वो तो, एटीट्यूड ज्यादा है क्या उसके अंदर, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। बढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आप खुद ही बताओ, पीछे अभी हमने क्या कहा था कि नेचुरल नंबर जो अंदर वाला है वो बाहर वाला होगा ही होगा। अगर कोई कहे कि नेचुरल नंबर इंटीजर है, बात सही है, नेचुरल नंबर होल नंबर है, बात सही है, नेचुरल नंबर रियल नंबर है, ये बात सही है। यानी मैं ये कह सकता हूं, इन्होंने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात 100% सही। अंदर वाला बाहर वाला हो सकता है, बाहर वाला अंदर वाला होगा, इस बात की गारंटी नहीं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बात बिल्कुल गलत है। रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। जब हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, आप देखो, तब हमने क्या कहा था कि भाई ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो आप कैसे कह रहे हो कि हर रियल नंबर, ये देखो हमने क्या कहा था जब रियल नंबर पढ़ा था, रेशनल इरेशनल। अब आप कह रहे हो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है, तो ये बात तो गलत हो गई। तो ये बात गलत है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल है, ये बात गलत है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है, अभी पीछे ही पढ़ाई कि एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। इंटीजर जो है वो रियल नंबर का ही तो हिस्सा है, तो सारे इंटीजर रियल हैं, वास्तविक हैं, ये बात भी सही है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। फिर आपसे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी सही है। आप देखो रेशनल नंबर रियल नंबर का ही हिस्सा है, तो सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है। बट आप कहो कि रियल नंबर सारे रेशनल है, नहीं, रियल नंबर सारे इरेशनल है, नहीं, लेकिन अंदर वाला बाहर वाला हो सकता है। अब एक ही बात बार बार नहीं बताएंगे, अब आप समझ गए कि हाँ जी ये बात सही है कि रेशनल नंबर रियल नंबर है, ये बात भी सही।
यानी 1 3 4 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का बी? काफी लोगों का आ रहा है, काफी लोगों का बी आ रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है जब आप उत्तर बताते हैं, तो बताना चाहिए आपको ऐसे उत्तर, भग भग के बताना चाहिए, ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए, बट भग भग के बताना चाहिए। बोलो बोलो, तो आप कहेंगे अच्छा है सर। परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, ये बताइए। ये सवाल कहाँ से होगा, मैं हिंट भी दे देता हूँ आपको, पीछे पढ़ाई थी ये बात कि जो रिकरिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां से इस सवाल को करना है, अंजाम देना है। देख लीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, उसको खत्म किया जा सकता है। आप बोलेंगे ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि वो रेशनल नंबर तभी है जब हम उसे पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और जब हम उसे पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है, तभी हम उसे पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपने कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये बात भी गलत है, क्योंकि इरेशनल नंबर अगर टर्मिनेट ही हो जाता तो क्यों होता, वो तो फिर पीवाईक्यू के फॉर्म में आ जाता, तो ऐसा नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। ना तो टर्मिनेट होता है बदतमीज, और रिपीट होता नहीं है, तो कैसे टर्मिनेट करें। यानी पहला और चौथा सिर्फ डेफिनेशन पे था और एकदम करेक्ट है, बट ऑप्शन में नहीं है। आप देख लो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, बात सही है, एंड नॉन रिपीटिंग, ये बात भी सही है, तो चौथा 100% सही है। पहला क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये बात भी सही है, तो पहला और चौथा सही है। आपके हिसाब से क्या है, पंकज कुमार भी कह रहे हैं पहला और चौथा ही आएगा, तो पहला और चौथा मुझे लगता है यही होगा। लो जी, बन गया ऑप्शन, हम तो तुरंत तैयार कर देते हैं, पहला और चौथा। सर प्लीज बैच दिलवा दीजिए, पैसा नहीं है उसमें। मैट्रिक कितने हैं आप बताइए। आपको पता है मैथ ट्रिक मैंने एक कोड दिया था, और पहली बार कैरियर विल पे ऐसे कोड आया था कि भाई ये हेल्प 300 है जो बच्चों की मदद करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद पता नहीं होगा, अगर आप वो हेल्प 300 कोड लगाएंगे तो ये बैच आपको पूरी मदद देगा, आपके सिलेक्शन में पूरी भागीदारी निभाएगा। हर शिक्षक बहुत शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से और बहुत बेहतरीन पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल बता दीजिए। नहीं विधि जी, ऐसा तो नहीं है, बट यही है कि थोड़े दिनों से रेस्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, वो एक दिक्कत है। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन n+1 n+30 इज ऑलवेज इवन। n के किसी मान के लिए n+1 n+30 हमेशा सम होता है। n के किसी मान के लिए n+1 n+30 हमेशा सम होता है, ये बताना है। ठीक है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और नॉट। जी जी तरिस, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन n+1 n+30 इज ऑलवेज इवन, बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा, बड़ा ही प्यारा है। n+1 और n+30, ये कह रहा है कि n की ऐसी क्या वैल्यू लें हम कि ये हमेशा इवन रहे। देखिए इवन कब कब आता है,
मैं जानता हूं कि या तो हम इवन और इवन संख्या को गुणा करेंगे, आपको प्रॉपर्टी पीछे पढ़ाई थी, तो इवन आएगा। मानते हैं ये बात सबको पता है, इवन गुणा इवन इवन होगा। अच्छा, मैं कहूं या फिर इवन इंटू ऑड इवन हो सकता है, ये मैं जानता हूं। दो बातें जानता हूं। आपने कहा कि n में एक तो आप एक जोड़ रहे हो और एक में आप इवन जोड़ रहे हो। आप एक बात बताना, n में मैं एक तरफ तो इवन जोड़ रहा हूं और n में मैं एक तरफ ऑड जोड़ रहा हूं, तो ये बात तो तय है कि इनमें एक इवन होगी और एक ऑड होगी संख्या, एक ऑड होगी, मैं n कुछ भी रख दूं, मैं n चाहे इवन रख दूं तो पहले वाली इवन आ जाएगी, दूसरे वाली ऑड। मैं ऑड रख दूं तो पहले वाली ऑड आ जाएगी, दूसरे वाली इवन। यानी मैं n कुछ भी रख दूं, कुछ भी से मतलब क्या है, आप चकरा गए। कुछ भी का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे जी कुछ भी का मतलब है आप नेचुरल नंबर में कुछ भी रख दो, आप इवन रख दो या ऑड रख दो नेचुरल नंबर में। ये बात आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर में आप कुछ भी रख दो, एक रखो, दो रखो, चार रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक इवन और एक ऑड अगर आ गई तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे इवन मिल जाएगा। और इसने यही बात कही है कि मुझे इवन चाहिए। अगर मुझे इवन चाहिए तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, चाहे इवन या ऑड, बात खत्म। मैं अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात यहां पे करता तो नेचुरल नंबर से भी ज्यादा अच्छा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता वो होता इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता इंटीजर, बट ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन के हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट नेचुरल नंबर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। बड़ा ही प्यारा सवाल है और इस सवाल को पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। आपका दिल खुश हो जाएगा। उत्तर बताइए। सर मोस्ट एप्रोप्रिएट नॉट भी हो सकता है क्या? नहीं भाई, नॉट से पहले तो एक आंसर मिल रहा है ना, पहले वाला आंसर तो करेक्ट है ना भाई। आप ये देखो ना, सवाल में बोला क्या था, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, तो नेचुरल नंबर मिल रहा था। ये निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अगर मैंने आपको जब अभी नेचुरल नंबर पढ़ाया था तब ये बात बोली थी, क्या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है?
तो आपने कहा नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं बता सकते। हाँ, कोई पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। मैं पूछूं सबसे बड़ा इंटीजर, नहीं पता। मैं पूछूं सबसे छोटा इंटीजर, भी नहीं पता। मैं पूछूं सबसे छोटा होल नंबर, आप कह सकते हैं 0। मैं पूछूं सबसे बड़ा होल नंबर, आप कह सकते हैं नहीं पता। तो हमने कहा देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, जैसी कोई चीज नहीं है, ये कथन सत्य है। बट हमें तो गलत बताना है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है, प्रकृति से हमें यही नंबर मिले, बाकी 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने की है। तो 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ये बात भी सत्य है। दोनों बातें सत्य हैं, ये उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि हमसे गलत पूछा है। अब ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ये बात कैसे सही हो सकती है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। आप बताओ, अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ समझना 0 और शामिल कर लेता हूं, 0 को इंक्लूड कर लेता हूं, तो क्या बनता है? तो आप बोलेंगे तब तो होल नंबर बनता है मास्टर साहब। लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा है? इंटीजर। इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, यहां तो आपने नेगेटिव की चर्चा कहीं नहीं की, यानी ये गलत है। यही इस सवाल का सही उत्तर है। अब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये बात सही है। अब हमें आगे जाना ही नहीं है। जब हमें श्योर पता चल गया, हमें श्योर शॉट ये पता चल गया कि सी गलत है, तो फिर अब हमें डी को देखने की जरूरत नहीं है दोस्त। बोल दो भाई अगर कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, कह दो अपने मन से। कहा भी था कि नंबर भेज दो, मैं कॉल कर लूंगा। मैंने अदिति दीदी को भी कॉल किया, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। बेटा वो छुट्टी पे हैं इसलिए रेस्पॉन्स नहीं दिया होगा। संडे छुट्टी पे से आएंगी वापस, मंडे सबसे पहले सुबह सुबह ही तुमसे बात होगी। देखो, मान लीजिए x और y धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लीजिए x और y धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लीजिए x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे कि x अभाज्य है और y भाज्य। लेकिन अभी तक हमने अभाज्य और भाज्य पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये वाला सवाल रहने देते हैं। ये देखो, ये कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, देन रूट x क्या होगा? x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप सबको पता है भाई, x 1 भी हो सकता है, तब 1 आ जाएगा। x 2 भी हो सकता है, तब कुछ आएगा ही नहीं, 1.41 चलता रहेगा। x 4 भी हो सकता है, तब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप बोलेंगे कि ये तो मास्टर साहब इरेशनल नंबर आएगा। रूट के अंदर अगर किसी का रूट ना निकले तो वो इरेशनल नंबर होता है। आपने कहा ये तो जी रेशनल होगा, क्योंकि 2/1 इसको लिख सकते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। तो इन्होंने यही कहा था कि x अगर नेचुरल नंबर है तो रूट x हमेशा नेचुरल होगा। इस बात की कोई गारंटी ना, हमेशा वाले ऑप्शन तो बहुत मुश्किल से ही सही होंगे। ठीक है। ऑलवेज ए रेशनल नंबर। एक बच्चा पूछ रहा है सर जिस दिन क्लास ऑफ रहेगा पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगा। मंडे टू फ्राइडे, केवल सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, या फिर कभी ऐसा होगा कि सैटरडे संडे हम यूट्यूब पे इस तरीके की कुछ क्लास ले रहे हैं जो कि आपके स्कोर को इन्हांस करेगी, आपको गणित पढ़ने का तरीका सिखाएगी। तो ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज वाला तो बहुत मुश्किल है कि सही हो, कभी नहीं होते। आप रिजिड हो रहे हो कि या तो हमेशा नेचुरल या हमेशा रेशनल, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। ऑलवेज एंड इरेशनल, ये बात भी गलत है। हमेशा इरेशनल भी नहीं होगा, कभी रेशनल भी आ रहा है। इधर ए नेचुरल नंबर। अब जो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर एक बड़ा एस्पेक्ट है, पॉइंट वाले को भी रेशनल कहते हैं। बट ये जो आ रहे हैं 2 या 1 आ रहा है, ये बात तो तय है कि ये नेचुरल नंबर होंगे।
क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं, और इंटीजर आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इन्होंने कहा है या तो ये एक नेचुरल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ये बात सत्य है, डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लोगों का डी आ रहा था। मुझे लगता है कि इस बैच में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं। उसकी वजह है क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक मुश्किल टॉपिक है। ये नंबर सिस्टम अच्छे को समझ नहीं आता, इसकी ये बारीकियां लोग लगा नहीं पाते सवाल। बट मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, ऐप के बच्चों के कमेंट भी, कि आप लोग उत्तर बता रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे ही उत्तर बताते रहे और आपका इंटरेस्ट ऐसे ही पढ़ाई में बना रहा तो सिलेक्शन कोई आपसे बहुत दूर नहीं है, इस बात की गारंटी है। समझ रहे हैं? सिलेक्शन आपसे कोई बहुत दूर नहीं है, इस बात की गारंटी है। सर कितनी क्लासेस में हो जाएगा मैथ्स पूरा सर? मुझे लगता है कि अगर हम महीने में 20 क्लासेस ले रहे हैं और 5-5.5 महीने चलाएं, बहुत कम में ही हो जाएगा, क्योंकि अब डबल क्लासेस चलेंगी तो एक महीने में 40 क्लासेस हो जाएंगी, 160 क्लासेस में 4-4.5 महीने में, 5 महीने में मैक्स टू मैक्स। चिंता मत करा करिए आप। सर आप सबसे कम में बेस्ट बताते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, ये टैग देने के लिए धन्यवाद। चलिए, ये एक बड़ा अलग सा सवाल है। ये अभी जब हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे तब करेंगे इसको। अभी आप इवन ऑड वाले सवाल देखिए। पहले मैं बेस बनाऊंगा, एक ऐसा सवाल पूछूंगा इवन ऑड पे, फिर एक ऐसा पूछूंगा, फिर आपके सामने एक ऐसा सवाल लाऊंगा, ये इसी साल पेपर में आया है, और फिर आपके सामने पटक दूंगा यूपीएससी सीसेट का 2024 का सवाल। तो ये 5-6 सवाल हमें इवन और ऑड नंबर पे करने हैं। जरा देख के बताइए क्या उत्तर होगा फटाफट से। रितेश गोयल जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया दोस्त। ला 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 थैंक यू ऋतुराज भाई। सुहेब खान साहब कह रहे हैं आपसे पढ़कर दिल खुश हो जाता है। अभी बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एकदम नए तरीके से, नए अंदाज से, ऐसे शॉर्टकट, ऐसी चीज़ें जो आपको देख करके एकदम मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। रौली यादव पूछ रही है प्रीति कहाँ गई बोलो। रौली, आपको इतनी प्रीति की चिंता है, इसकी आधी चिंता भी आप अपनी कर लेंगी तो बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। अंगद कुमार लिख रहे हैं सर क्वालिटी कंटेंट देते हैं, एक बात, एक आपके 500 क्लासेस लेते हैं, बच्चा 365 दिन मैथ्स ही पढ़ता रहेगा क्या? बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा भाई। आपको ही देखना है। मान लीजिए x, y और z भिन्न पूर्णांक हैं, x और y विषम धनात्मक संख्या है, और z सम है और पॉजिटिव भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? ये सत्य नहीं हो सकता। बड़ा ही अलग सवाल है, सत्य नहीं हो सकता। खैर सत्य तो राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं, राम नाम के अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। राहुल यादव, अब आप देखेंगे तो अब आपने एक बार अर्थमेटिक पढ़ लिया है, तो अब बस आपको शॉर्ट अप्रोचेज, ऐसे तरीके कि मैं कौन सा सवाल ऑप्शन से कर सकता हूं, इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है भाई। ठीक है, और लाइक करते जाइएगा। वीडियो लाइक नहीं करेंगे मजा नहीं आता ऐसे, ये गलत बात है आपकी, लेकिन पसंद आएगा तभी। देखिए मान लीजिए एक्स, वाई और जेड भिन्न पूर्णांक है, एक्स और वाई विषम धनात्मक है, यानी एक्स और वाई दोनों क्या है? ऑड है और पॉजिटिव है। दो बात है, ऑड है और पॉजिटिव। जेड क्या है? इवन है और पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव है, जेड इवन है और पॉजिटिव है। वाई ऑड है। अब एक्स माइनस जेड, देखिए एक्स माइनस जेड, आप मुझे बताइए क्या होगा? एक्स माइनस जेड, यानी आप क्या कर रहे हैं? एक ऑड में से इवन घटा रहे हैं, तो ऑड ही मिलेगा, ऑड मिलेगा। नेगेटिव भी मिलेगा तो स्क्वायर होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने कहा कि अगर मैं इसकी y से गुणा कर रहा हूं, एक तो ये ऑड मिलेगा मुझे,
ध्यान से सुनना, एक तो मुझे ये ऑड मिलेगा, स्क्वायर करूंगा तो भी ऑड ही रहेगा। अगर मैं पूछूं कि x माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा, तो अभी तक ये गारंटी नहीं थी कि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अब गारंटी हो गई कि वो ऑड और पॉजिटिव होगा। आप कह रहे हैं जेड इवन है, जेड इवन है, लेकिन y तो ऑड है। अगर आप इस ऑड की ऑड से गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो आपको नहीं लगता कि पहले वाला गलत है और यही उत्तर है, क्योंकि x माइनस जेड का स्क्वायर y के साथ इवन कभी नहीं बन सकता। ए इज द करेक्ट आंसर। डी कैसे बता रहे हैं भाई, कैन नॉट बी ट्रू, जो सही नहीं हो सकता। x माइनस जेड ऑड होगा, ऑड होगा या नहीं होगा ये बता दीजिए। आपने कहा कि हाँ जी ऑड होगा, x माइनस जेड करूंगा तो वो ऑड आएगा, उसका स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा। y एक ऑड नंबर है, ऑड की ऑड से गुणा कभी इवन नहीं आ सकती। ए इज द करेक्ट आंसर। आप डी कैसे बता रहे हैं, हो सकता है डी भी सही हो फिर। x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई मैं आपको बता दूं वो इवन हो जाएगा, और इवन से गुणा होगी तो इवन ही आएगा, सही है ये तो। x माइनस जेड इंटू वाई, ये ऑड आएगा, y की गुणा हो रही ऑड आएगा, ये सब ऑड। पहले ए ही सही आ गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। उज्जवल शर्मा सर, कूपन कोड कब तक अवेलेबल रहेगा? पता नहीं, बंद कर देंगे आज। अब और क्या है, अब बोल दिया, 3-4 दिनों से बोल रहे हैं लगातार, तो बंद कर देंगे। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको पढ़ाते हुए मजा आ रहा है बहुत। आना चाहिए मजा यार, क्यों नहीं आएगा। ला 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 ला। ये देखिए, ये भी प्यारा सवाल है। ये कह रहा है, ये भाई साहब लिख रहे हैं ऋषभ कुमार सर, मैथ्स में 90 में 90 बट जीएस में 9 मार्क्स हैं। ऋषभ आप खुद बताइए, ये तो कितनी गलत बात है ना ऋषभ, कि ये आप शान से क्यों बता रहे हैं। आप बस मुझे ये बताइए, आपने गणित पढ़ने पे पागलपन की हदें ही पार कर दी होंगी तो क्या हो सकता है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। आयुष मिश्रा कह रहे हैं सर कोड है क्या? कोड है हेल्प 300, हेल्प 300। मान लीजिए पी क्यू आर भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, कुछ नहीं दिया हुआ है इनके बारे में, बस ये धनात्मक पूर्णांक है, डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। दैट आर ऑड, सबके सब ऑड हैं, पी क्यू आर तीनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता। देखिए सारे ऑड हैं तो आप इनकी मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करके करें तो वो ऑड होगा, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। p प्लस क्यू का स्क्वायर जब आप करेंगे, दो ऑड संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो इवन बन जाएगा, और इवन इंटू ऑड इवन ही रहेगा, ये बात भी सत्य है, सत्य। फिर आपने कहा कि जी मैं p में से q घटा रहा हूं, ऑड में से ऑड घटाऊंगा, क्या बचेगा? इवन बचेगा या नहीं बचेगा? इवन बचेगा। इवन में ऑड जोड़ूंगा, फिर वो ऑड हो जाएगा तो ये ऑड आएगा। ऑड में जब मैं क्यू प्लस आर ऑड और जोड़ रहा हूं तो इवन, ऑड की गुणा इवन से करूंगा, इवन, ये बात भी सत्य है। तो जो सत्य नहीं हो सकती वो डी है। फिर सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए जब मुझे ये पता चल गया कि ये तीनों इवन ऑड की प्रॉपर्टी से एकदम ट्रू हैं, सत्य हैं, तो फिर चौथा मैं बिना देखे आंसर लगा दूंगा कि ये उत्तर होगा। सर सीडीएस हो जाएगा? बेटा ये सब सवाल सीजीएल में तो बहुत पहले पूछे जाते थे, ये सब सवाल सीडीएस में ही पूछे गए। आप चेक कर सकते हो सीडीएस के सवाल, तब आपको पता चलेगा हाँ हाँ नंबर सिस्टम में सीडीएस में ऐसे सवाल ही पूछे गए। तो ये सवाल पढ़ाई इसलिए जा रहे हैं ताकि बाकी बच्चों का दिमाग खुल सके, और जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इनसे मदद मिल सके। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत जल्दी फटाफट उत्तर बताना है। प्रियांशु कह रहे हैं सर
मेरे ऊपर से जाता है क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। तो आपने बेसिक क्लियर क्यों नहीं किया प्रियांशु? मुझे दुख है इस बात का कि आपने बेसिक क्लियर नहीं किया। राधे कृष्णा कह रहे हैं तुसी मैनू पसंद हो सर। थैंक यू भाई। देखिए 5 धनात्मक पूर्णांक हैं, पी क्यू आर एस टी में से 3 सम हैं और उनमें 2 विषम हैं। जरूरी नहीं कि कम में हो, नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि ये क्रम में हो, कोई भी 3 सम है। ध्यान से सुनना, पी क्यू आर एस टी पे सवाल है, बड़ा ही प्यारा और मुश्किल सवाल है कि पी क्यू आर एस टी नंबर है 5 जिसमें कोई से भी 3 सम है और कोई से भी 2 विषम है। ये भी एग्जाम में आया शायद, आई थिंक एसएससी में ही आया या सीडीएस में आया। अब निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको, ठीक है। तो पहला है कि P प्लस क्यू प्लस आर और एस टी। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी 3 संख्याएं हैं जो कि सम है, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका, मैंने इन तीनों को ही मान लिया सम, आप किसी को भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, क्योंकि जब दिया नहीं है कि एक क्रम में है तो आप किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने कहा अगर ये तीनों इवन है तो इवन हो जाएगा। आपने कहा ये 2 ऑड हैं तो ऑड ऑड माइनस करूंगा तो ये भी इवन हो जाएगा, इवन में से इवन जाएगा तो ये डेफिनेटली इवन। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप कोई से भी मान लो, चाहे वो प्लस माइनस से मतलब नहीं है। जैसे 3 इवन है और 2 ऑड है, ठीक है, 2 ऑड है, तो हमें पता है कि ये 2 ऑड जोड़ो या घटाओ ये खुद इवन बना देंगे। तो फिर अब चारों इवन का सम हो, डिफरेंस हो, कुछ भी हो, वो इवन होगा। यानी पहला बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो नाइदर 1 और 2, ये ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है जो उत्तर हो सकते हैं, जिसके लिए हमें दूसरा कथन भी पढ़ना पड़ेगा। या तो एक ओनली हो सकता है या एक और, तो दोनों। अब इन्होंने कहा 2p, अब आप 2p बताओ, 2p और प्लस क्यू। तो मैं इस 2p को कैसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, p प्लस p लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। ऐसे ही है, यही सवाल है। तो अब इसमें 2 ऑड हैं, कोई भी 2 ऑड है, कोई भी 2 ऑड है मान लेते हैं। मैंने कहा क्यू और टी को ही मान लेता हूं मैं ऑड, तो आपने कहा अगर आप क्यू और टी को ऑड मान रहे हो तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, इवन बन जाएगा। क्यू और टी को मैंने क्या माना है ऑड, तो इवन बन जाएगा, और बाकी ऑलरेडी इवन है, तो यानी कि ये इवन हो सकती है। देखो मैंने सीधे दिमाग लगाया और मैंने कहा कि मैं क्यू और टी को ऑड मान रहा हूं। आपने कहा अगर क्यू और टी ऑड है, सुनना ध्यान से, तो ये दोनों मिलके इवन बना देंगे और बाकी तो इवन है ही, यानी ये इवन हो सकता है जोड़ने पे। इन्होंने क्या लिख दिया, निश्चित रूप से विषम है। तो निश्चित रूप से मैंने क्या कहा था, ऑलवेज वाले ऑप्शन नहीं सही होते, ये निश्चित रूप से विषम नहीं हो सकता, ये गलत है, यानी एक ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखो वजह क्या है, मान लेते हैं आपने P और R को क्या मान लिया, P और R को आपने मान लिया ऑड, तो ये फिर इवन हो जाएंगे। ऑड माना इन दोनों को तो फिर इवन, ऑलरेडी सब इवन है तो बार बार इवन बन रहा है। आप जब भी कुछ मानने की कोशिश कर रहे हैं इवन, और इन्होंने क्या कह दिया, डेफिनेटली ऑड। ऑड बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि कुछ में ट्वाइस है, कुछ में ट्वाइस है, तो ऑड बन सकता है, बड़ी बात नहीं है। कैसे बन सकता है, अगर आपने Q को ऑड माना, केवल Q को ऑड माना, ठीक है, और R को ऑड माना, लेकिन 2 से गुणा होके ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, अब ये ऑड बन गया, लेकिन डेफिनेटली ऑड होगा इस बात की गारंटी नहीं। तो एक ओनली इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई प्रियांशु। प्रियांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर एसएससी की पीवाईक्यू कराइए, बहुत हाई लेवल है, समझ में थोड़ा कम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सवाल खूब आप देखिए, 2022 का पेपर उठा के देखिए आप, और उसमें नंबर सिस्टम का सवाल देखिए, 3 स्टेटमेंट दिए, नानी याद आ गई थी लड़कों को करने में। अभी आगे आएगा वो सवाल भी, हो सकता है इसी फाइल में हो, अभी आगे आएगा। ये देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। इन सबसे देखिए, सवाल आने से हर चीज का मतलब नहीं होता। आप सोचो, हम गुणा सिखाते हैं आपको, स्क्वायर सिखाते हैं कि बेटा 25 का स्क्वायर कैसे निकलता है, कि बेटा 25 के स्क्वायर की ट्रिक होती है कि 25 लिखा है, 25 लिखा है जिसके लास्ट में भी 5 आएगा, तो 5 25 और 1 जोड़ के इसमें गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। या फिर 995 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम कहेंगे 5 25, 1 जोड़ेंगे 10 निम 90। अब हम ये सिखाते हैं बच्चे को, क्या ये पेपर में डायरेक्ट आता है? नहीं आता, यानी बीच बीच में जरूरत पड़ती है। तो जो ये नंबर सिस्टम की बात इवन ऑड की बता रहा हूँ, ये सब कैसे जरूरत पड़ेगी? सवालों के बीच में जरूरत पड़ेगी कि इस सवाल का उत्तर ऑड होगा, ऑड एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो ऐसे सवाल, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI CI, सब में मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल का उत्तर ऑड होना था, ऑड एक ही ऑप्शन में, वहां इन सब कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जरूरी है। किस लेवल का भाई आजकल तो मीडिया वाले लोगों का भी अलग ही हिसाब किताब हो गया है, काम की चीज पे किसी का भी फोकस नहीं है। देखिए, आवाज संख्या का सवाल आ गया फिर से। अभी हमने कहा आवाज हमने पढ़ाई नहीं, आप ये सवाल करिए। ये सवाल यूपीएससी सीसेट में है 2024 में। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि अब आपका दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। वही दिमाग लगाना जो अभी मैंने बताया, कुछ नहीं करना। बहुत छोटा सा सवाल है, मुश्किल से 12-13 सेकंड का सवाल है। आप लेकिन 30 सेकंड ले लो इसको करने में, 30 सेकंड ले लो आप इसको करने में, फटाफट से उत्तर बताना है 30 सेकंड में, जल्दी। देखिए, ये कह रहा है पी क्यू आर और एस भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लें कि पी क्यू विषम है और आर एस सम है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये दिया हुआ है, भी पीछे भी मैंने ऐसा सवाल कराया आपको। ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस तो क्या है? 4 भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें पी और क्यू ऑड है, पी और क्यू ऑड है। इवन क्या है? आर और एस इवन है, आर और एस इवन है। तो बताइए अब आपकी P माइनस आर का स्क्वायर क्यू एस इज इवन। तो आपको एक बात तो पता होगी, आपको एक बात पता होगी, एक बात आपको पता होगी कि कोई भी संख्या अंदर ब्रैकेट में इवन है या ऑड है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने इसे इवन से गुणा कर दिया तो वो हमेशा इवन होगा, ये बात तो तय है। मैं इतना ही फोकस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा एस मेरा इवन है, और अगर आप एस की गुणा कर रहे हो तो ये इवन होगा, ये बात सत्य है। कई लोग इस सवाल में क्या करते हैं आपको बताता हूँ, वो ना पी क्यू आर एस की वैल्यू मानना चालू कर देते हैं। पी क्यू आर एस की वैल्यू ले लेंगे 1 2 3 4, जैसे बोला हुआ है कि पी क्यू ऑड है तो 1 3 ले लेंगे, फिर आर एस इवन है तो उसका 2 4 ले लेंगे, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वो बेवकूफ़ी है, मेरा फोकस इस पे है ही नहीं। मेरा फोकस इस पे है कि अगर एस मल्टीप्लाई में आया है तो वो इवन बनेगा, क्योंकि एक इवन संख्या से कैसी भी संख्या को गुणा कर दो वो इवन ही आता है। बोलो भाई, आपने कहा बिल्कुल बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि Q माइनस एस है और Q स्क्वायर है, फिर S से गुणा हो रही है, यानी ये इवन है, ये बात भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। 2 ही स्टेटमेंट है, नहीं 3 स्टेटमेंट है। अब एक बात बताइए कि Q प्लस आर जब आप करेंगे, Q प्लस आर यानी ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो ये ऑड आएगा, और ऑड का स्क्वायर भी ऑड आएगा। जब आप P प्लस एस को जोड़ेंगे तो भी ऑड आएगा,
और ऑड को जब आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी विषम आता है, यानी ये बात भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कथन सत्य हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डायरेक्ट किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी देविल ने सही उत्तर बताया। अमन चौधरी बहुत अच्छे हैं हम। पुरुषोत्तम यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू पुरुषोत्तम। आपको इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अभी जो ये क्लास थी, ये 3 क्लास बेसिकली डेमो क्लास थी कि जो बच्चे भी YouTube पे हैं, जो देखना चाहते हैं कि हम इस तरीके का पढ़ेंगे, अगर आपको जो मैंने इन 3 क्लासों में पढ़ाया है और उसका 10% भी समझ आया तो आप समझ लो कि आप सब कुछ समझ जाओगे। हमने सबसे मुश्किल टॉपिक उठाया पूरे गणित का, लगभग मान के चलो तो। नंबर सिस्टम बहुत दिमाग लगने वाला टॉपिक है, अच्छे अच्छे खेल जाते हैं इस टॉपिक में, अच्छे अच्छे खेल जाते हैं। तो अब नंबर सिस्टम की हम ये क्लास आखिरी रखेंगे, बाकी मैं YouTube पे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लेके आता रहूँगा जो आपके स्कोर को इन्हांस करेगी। अगर आप पूरा मैथ्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरी SSC की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप संकल्प बैच में भी पढ़ सकते हैं। दोनों बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हेल्प 300 कोड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी फीस भी कम हो जाएगी। और फिर आपसे मुलाकात होगी कल ऐप के ऊपर, कैरियरविल SSC। ठीक है, चलिए। आलोक कुमार SSC हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने हर सवाल का उत्तर बताया बट आपने ध्यान नहीं दिया। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ये RRB NTPC में इतना मुश्किल सवाल आया है, लेकिन शायद मेंस में आया है, नहीं मॉर्निंग में आया है, नॉट इन मेंस। ये क्या कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 2 की पावर n 5 की पावर n। पहले तो आप बताओ डिनोमिनेटर बोलते किसको है। जैसे PYQ फॉर्म होती है तो PYQ फॉर्म में जो P है उसे नुमरेटर कहते हैं, नुमरेटर, और हिंदी में कहते हैं अंश, और Q होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और ब्रैकेट में कहते हैं हर। ठीक है, P नुमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है। ठीक है, इन्होंने यही बोला है हमें कि एक परमेय संख्या का हर जो है वो 2 की पावर n, मैंने एक लिख दिया ऊपर, 2 की पावर n और m की पावर n है, 5 की पावर m है, ये बोला। अब ये कह रहा है कि इस दशमलव का प्रसार क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। एक बात बताओ, जब ये PYQ फॉर्म में ही आ गया, जब आप इसे PYQ फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है? टर्मिनेट हुआ होगा तभी PYQ के फॉर्म में आया होगा। ये तो एकदम बाहियात बात कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा नॉन टर्मिनेट कैसे हो सकता है, नॉन टर्मिनेट हो ही नहीं सकता। इन्होंने लिखा है टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही बात है, टर्मिनेटिंग है तभी PYQ फॉर्म में आया। सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, नीचे 2 आता है तो हमेशा संख्या कट जाएगी, रिकरिंग होगा ही होगा। नीचे 3 आता है तो जरूरी नहीं है कि कटे, 0.3333333333, ये आप कह सकते हो कि रिकरिंग है, ये आप कह सकते हो कि रिकरिंग है। समझ रहे हो कि 3333 ही आ रहा है। और वैसे भी कोई भी PYQ फॉर्म बन गई, कोई भी PYQ फॉर्म बन गई तो वहां सोचना ही नहीं है, वो रिकरिंग भी है और वो टर्मिनेटिंग भी है। PYQ फॉर्म बनेगी ही तभी। बात की गहराई समझ रहे हैं, बात की गहराई समझ रहे हैं? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द, बोला क्या? पाई स्क्वायर प्लस √2 का वर्गमूल किस प्रकार का होगा, ये पूछ रहा है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया है 7 अक्टूबर 2022 में। बहुत पुरानी बात नहीं है, बताइए। जल्दी बताइए, कह दीजिए ना,
कह दीजिए ना रे रे रे। नोट्स बनाएं या ना बनाएं तो कैसे बनाने पड़ेंगे नोट्स, तो जल्दी जल्दी बनाने पड़ेंगे। अगर आप इसी साल सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्लास के बीच में नोट्स बनाने पड़ेंगे, हर हाल में, हर एक हाल में बनाने पड़ेंगे। और अगर आप अगले से अगले सीजीएल की कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि क्लास के बाद भी बना सकते हो, नहीं तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है कि हम उस डेसिमल को टर्मिनेट करके उसे पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को टर्मिनेटिंग कहते हैं भाई। देखिए निखिल ब्लॉक्स हमारे साथ है। मैं ये कह रहा था कि इसका वर्गमूल लेना है और कोई अपरिमेय संख्या है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ पाई स्क्वायर का ही लेना होता, सिंपल पाई स्क्वायर का, तो भी पाई आता। क्योंकि आप अगर इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर है, तो आप स्क्वायर करके कहो मुझे कि यार मैं एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं। अगर आप मुझे कहो कि एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल √2 है, तब मैं एक बार को कह सकता हूं कि वो मे भी रेशनल हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि √3 का स्क्वायर किया तो रेशनल आ गया, बट क्यूब √3 का किया स्क्वायर तो नहीं आया रेशनल। तब तो मैं कह भी सकता था, बट आप तो मुझसे अंडर रूट कह रहे हो, तो अंडर रूट तो जब भी किसी भी इरेशनल नंबर का निकलेगा, बल्कि रेशनल का भी अंडर रूट तो इरेशनल हो जाता है, तो रेशनल का अंडर रूट तो रेशनल कैसे हो सकता है, इरेशनल ही होगा। मैंने कहा किसी भी रेशनल नंबर का, जैसे 2 का अंडर रूट इरेशनल है, यानी रेशनल का अंडर रूट इरेशनल हो सकता है, और जहां आप इरेशनल का ही अंडर रूट निकाल रहे हो तो वो तो इरेशनल ही होगा, रेशनल कैसे हो सकता है। प्रियांशु कह रहे हैं सर मुझे बाकी के सब चैप्टर समझ आ जाते हैं बट नंबर सिस्टम नहीं आ रहा। देखिए अभी तो नंबर सिस्टम में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आज तीसरी क्लास है, आप सोचिए तीसरी क्लास है और मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ बेसिक्स पे बात की है, सिर्फ बेसिक्स पे बात की कि आप नंबर समझो, नंबर क्या होते हैं नहीं होते, ये सब छोटी छोटी सी बातें की है मैंने। ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, काट देता हूँ, ये वाला नहीं किया शायद, ये वाला करके बताओ। नहीं किया, और ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया है। जी आवारा छोरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। बैट्समैन चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन आपकी बैटिंग में मज़ा नहीं आ रहा मुझे, इतना समझ लो चेतन कि आपकी बैटिंग में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये बात बताइए सही है या नहीं। देखिए होल नंबर तो 0 से शुरुआत होती है, आपको पता है होल नंबर ये होता है, होल नंबर है ये, क्या है होल नंबर, होल नंबर का कॉलम, इसी के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, केवल एक नंबर बाहर रह जाता है, वो होता है 0, बस बाकी सब अंदर। तो आप बताओ प्रत्येक होल नंबर कैसे नेचुरल नंबर हो सकता है। मैं ये कहता कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल है तो भी बात ठीक होती, बाहर वाला अंदर वाला कैसे हो सकता है, ये गलत है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये बात सही है कि जब हम रेशनल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि ये बॉक्स रेशनल नंबर का है, ये बॉक्स रेशनल नंबर का है कह रहे थे, और फिर हम कह रहे थे अगर ये रेशनल का है तो इसके अंदर इंटीजर आएंगे और फ्रैक्शन या डेसिमल बाहर रह जाएंगे, फ्रैक्शन, ये हम कह रहे थे, फ्रैक्शन बाहर रह जाएंगे। तो अब मैं कह रहा हूं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये बात भी सही है कि हाँ भाई इंटीजर सारे रेशनल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये बात गलत है, फिर आप उल्टा कह रहे हो, बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता, अंदर वाला बाहर वाला हो सकता है। तो केवल ओनली 2 करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, और काफी लोगों का उत्तर सही आ रहा है, काफी लोगों का उत्तर सही आ रहा है, ये बात सत्य है एकदम।
हाँ पापा। सर बैटिंग में मजा आएगा सर, करनी पड़ेगी बैट्समैन चेतन, बैटिंग तो करनी पड़ेगी, बिना इसके मजा नहीं है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी आपको सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक ये वाला सवाल कर लो, छोटा सा सवाल है, फिर इसके बाद आपकी इंग्लिश की भी क्लास होगी 11:30 बजे से। A non-zero rational number is the negative of a non-zero rational number is the negative of एक गैर शून्य परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा ये बताना है। एक गैर शून्य संख्या का ऋणात्मक क्या होगा ये बताना है। बताइए। ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव क्या होगा उसका। कितनी अजीब सी बात है ना। ए नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लेते हैं 3 है एक रेशनल नंबर, आपने इसको माइनस लगा दिया -3 या -0.5 है, तो ये पूछ रहा है ये क्या होगा, क्या ये इरेशनल नंबर होगा, नहीं। क्या ये जीरो हो जाएगा, नहीं। एक्सपोनेंट घातांक होगा, नहीं। अरे एक रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल में तो सब कुछ आता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो रेशनल नंबर ही रहेगा। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में भी लिख लीजिए। अब जैसे इसमें क्या है देखिए कि रिपीटेशन 1 2 3 4 खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल मैंने भी पढ़ाया नहीं है तो कल आपको पढ़ाऊंगा। एक इन्होंने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या इतने के बीच है, कौन सी परमेय संख्या इतने के बीच है। इस सवाल को होमवर्क में लिख लीजिए, खुद से करना है, नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए RW, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए RW। द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, अब बताओ आप, ये RRB JEE में पूछा हुआ सवाल है। ये कह रहा है जैसे डेसिमल पार्ट होता है ना किसी संख्या का, जैसे मैं 2.3 लिखता हूँ, 2.175 लिखता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल पार्ट है ये हमेशा 1 से छोटा होता है। अरे भैया, अगर ये 1 से बड़ा होता तो इधर आके नहीं जुड़ गया होता, ये 1 से बड़ा होता तो इधर आके नहीं जुड़ गया होता। आप बताओ, ये सब तो 1 से छोटा ही होता है, क्योंकि इधर जो है वो इंटीजर है, इधर डेसिमल पार्ट है। अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो एक और इंटीजर नहीं बढ़ जाएगा, तो किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा 1 से छोटा होता है। कितना अच्छा सवाल है, बाहियात सवाल जिनको कहते हैं, बट पेपर में पूछा गया, RRB JEE में पूछा गया। तो ऐसे टिचकुले टिचकुले सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जब आप पूरा गणित कर लेते हो, बट ऐसे सवाल आपसे नहीं होते। आप बताओ, ऐसे सवालों में आप गलती कराते हो क्योंकि पहली बार देखते हो, इसीलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और जो बची हुई चीजें हैं वो खत्म करेंगे। तो कल मिलेंगे 10 बजे, कल ऐप पे क्लास होगी, तो एग्जैक्ट 10 बजे तैयार होके आ जाइएगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।